कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जो आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मेरे साथ वेंकट राव जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह हमको अच्छे से गाइड करते हैं और जब भी हमारे पास कुछ क्वेरीज होती हैं तो वेंकट सर से उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। वेंकट सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक क्वेश्चन जो हमको बार बार हमारे फीडबैक में आ रहा है, हमको नोटिस करवाया जा रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर मैं लेना चाहता हूँ, मेरे पास है, तो मैं उसमें कितनी कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ पे स्कूल खोल सकता हूँ? क्या वहाँ पे मैं शादी ब्याह के लिए बैंक्वेट्स खोल सकता हूँ? क्या मैं उसको सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करूँ? आप मेरे को जरा बताइए कंस्ट्रक्शंस की लिमिट्स क्या है? देखिए डिम्पी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर लैंड जो है एब्सोल्युटली यूसेज एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही हो सकता है, अनलेस अनटिल वो एक प्लानिंग, रेजिडेंशियल प्लानिंग जोन में या कमर्शियल जोन में ना आए, जिसके लिए आपको मास्टर प्लान के तहत आपको पता चलता है कि ज्यादातर जो अर्बन प्लानिंग के साथ या मास्टर प्लानिंग में एरियाज को गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि ये एरियाज आप रेजिडेंशियल जोन में आते हैं। इनमें अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड आता है, वो एग्रीकल्चर लैंड आप कन्वर्ट करने के लिए सीएलयू, जिसे कहा जाता है चेंज ऑफ लैंड यूसेज, वो आप कंसर्न टाउन एंड प्लानिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आपको कन्वर्शन मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, उसमें भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। एक सर्टेन चंक ऑफ लैंड को मिनिमम होना होता है एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर, तो उतना लैंड होता है तो वो कन्वर्शन पॉसिबल होता है। अब रहती बात यह है कि जो प्योरली एग्रीकल्चर लैंड है वो लोग खरीदते हैं, और लोगों को ज्यादातर शौक ये रहता है कि हम एक फॉर्म बना लें, एक फार्म हाउस बना लें। तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस जो है वो ऑलवेज एज एन एग्रीकल्चरल लैंड की तरह ही यूज कर सकते हैं। एक सर्टेन लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिसिबल होता है इन जैसे एक्चुअल लैंड में, 5 to 15% के बीच का ऑफ द लैंड एरिया का, क्योंकि बेर मिनिमल रिक्वायरमेंट्स जो है पूरा करने के लिए, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड को एंजॉय करने के लिए आपको इतना परमिशंस मिल जाती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं होता है प्राइमरीली। लेकिन वो यूसेज जो है, मैंने जैसा कहा कि वो सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही हो सकता है। वेंकट सर, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर के ही पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है जगह, तो जो हम सड़क के किनारे कई बड़े बड़े फार्म हाउसेस देखते हैं आजकल जहाँ पे शादियाँ हो रही होती हैं, और एक और बात, मान लो मैंने ज़मीन तो ले ली है, लेकिन इस ज़मीन को मैं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और ये जो फार्म हाउस चल रहे हैं, ये क्या वैध होते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि मास्टर प्लान में डिफाइंड होता है। अब पर्टिकुलर एरिया अगर मान लीजिए किसी पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, तो उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। हालांकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कई तरीके से यूज हो जाता है, और अक्सर हम जो ये बैंक्वेट्स देखते हैं, ये मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली जो आप थोड़ा सा सिटी के बाहर चलते हुए आप देखते हैं किसी जगह पे, वहां पे अक्सर ये एग्रीकल्चर लैंड्स पे आपको दिखती हैं ये फार्म हाउसेस। और कुछ लोगों ने कुछ एरियाज में जहां परमिसेबल एक्टिविटीज में आता है, अगर बैंक्वेट का या इवन फार्म हाउसेस की तरह, उनमें वो कन्वर्शन कुछ लोग ले लिए होते हैं, और कुछ का तो आपको अब देयर इज अ मिसयूज हियर, सो वन कैन नॉट सर्टिफाई दैट ऑल ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली। इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। सर, थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा, वो एनआरआई से है। एक्चुअली में ना केवल ज़मीन खरीदना भारत के लोगों का एक सपना रहता है, बल्कि जो विदेश चले गए हैं, अब तो आपको पता है कि डिपोटेशन से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब कई देशों में थोड़ा उनकी अपना कंट्री फर्स्ट चल रहा है, तो आपके देश के जो लोग बाहर होते हैं उनको वापस आने का एक बैकअप प्लान तैयार करना है, और काफ़ी सारे लोग एनआरआईज वगैरह सोच रहे हैं कि हम इंडिया में ज़मीन वगैरह खरीद लें। तो मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या परमानेंट रेसिडेंट हो गए हैं वहाँ के अब, तो क्या वो भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर की स्पेशली? देखिए, एनआरआईज हुए और नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस जिसे कहते हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनके लिए फ्रेश एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे फेमा का एक बार है। वो थ्रू आरबीए परमिशन के जरिए जा सकते हैं, ले सकते हैं। अदरवाइज इनहेरिटेंस में अगर उनके पास कोई लैंड या कोई एग्रीकल्चर लैंड आता है,
उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट फ्रेश परचेजेस में एनआरआईज के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है जो आरबीआई के अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू आता है, विच इज ए डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि देखिए अपना एग्रीकल्चर लैंड जो है हम अभी अलाउ नहीं करते हैं, इवन फॉरेन नेशनल्स तो खैर ले ही नहीं सकते, बाकी इवन एनआरआईज पे भी ये रिस्ट्रिक्शन है। वेंकट सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपने हमारे सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया।